हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो अकेडमी वीडियो सीरीज। ये हमारी सीरीज का दूसरा लेक्चर होने वाला है दोस्तों, जिसमें हम IBPS को 2021 के पेपर को कंटिन्यू करने वाले हैं। मेरा नाम ललित है और मैंने इसी साल इंडियन बैंक में एज एन एफ सिलेक्शन लिया है। क्वेश्चंस के साथ मैंने ऑप्शंस आंसर आपको प्रोवाइड कर दिए हैं ताकि हमें आंसर ढूंढने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। बाकी के जो ऑप्शंस है उस टाइम में हम उनको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। तो अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं दोस्तों। व्हाट इज द फैमिली ऑफ मस्टर्ड? तो इज यू नो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा क्रूसीफेरी, जिसका एक और नाम ब्रासिकेशी होता है। उसके अलावा ऑप्शन 2 है मालवेशी, जिसको हम ओकरा की फैमिली बोलते हैं। और दोस्तों इसको हम ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड फैमिली भी बोलते हैं। APSC हो जाएगी। धनिया, ओरिएंडर, क्यूमिन, सौंफ, इनकी फैमिली हो जाती है। सोलेनेसी दोस्तों चिली के अलावा टोमेटो, टोबैको, पोटैटो, इनकी फैमिली हो जाती है। और रोजेसी जो है वो रोज की, एप्पल, पियर, पीच, प्लम, इनकी फैमिली हो जाती है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पेडी? ये बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। इससे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बने या ना बने, बट अगर आप सारे ही क्वेश्चंस के बोटेनिकल नेम्स को अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये चीज आपको दूसरे क्वेश्चंस को सोल्व करने में मदद बहुत करती है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ओराइजा सटाइवा, ट्रिटिकम डूरम। ये वीट की एक वैरायटी है, डूरम वीट जिसको हम बोलते हैं। जिया मेस को बोलते हैं। एवेना सटाइवा ओट को बोलते हैं। सिकल सीरियल दोस्तों राई को बोलते हैं। आपने सुना होगा, हम ट्रिटिकम एस्टिवम का क्रॉस सिकल सीरियल से कराते हैं और उससे बनता है ट्रिटिकेल, जो रिम्पो ने दिया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। सीड्स आर ड्रॉप्ड इन फ्यूरोस इन कंटिन्यूअस फ्लो एंड आर कवर्ड विद सोइल। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रिलिंग, जिसको हम सीड ड्रिल से करते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों कि वो एक कंटिन्यूअस पाथ में पहले ड्रिल करती है सोइल को, जिससे कि फ्यूरो ओपन हो जाता है। उस बाद उसमें सीड्स ड्रॉप हो जाते हैं कंटिन्यूअस मैनर में, और फिर उसके बाद वो सोइल से कवर भी हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ड्रिलिंग। उसके अलावा डिबलिंग आपने सुना होगा दोस्तों। इसमें हम डिबलर यूज करते हैं और हम सोइल में एक एक होल करते जाते हैं और उनमें मैन्युअली हम सीड को रखते हैं। उसके अलावा ब्रॉडकास्टिंग दोस्तों, जिसमें हम छिटकाव विधि बोलते हैं, जिसमें हम हाथ से फेंकते हैं। इसमें सीड रेट थोड़ी ज़्यादा लगती है। ट्रांसप्लांटिंग जैसे पेडी में करी जाती है ट्रांसप्लांटर के थ्रू, और प्लांटिंग जो है दोस्तों वो ट्रीज में करी जाती है। नर्सरी से जब हम प्लांट करते हैं तो उसको हम प्लांटिंग कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ड्रिलिंग। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। व्हाट इज स्मूदर क्रॉप? स्मूदर क्रॉप दोस्तों क्या होती है कि कोई एक ऐसी क्रॉप जिसको हम उगाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्विक ग्रोइंग होती है और उसके आसपास के वीड्स जो हैं वो उगने नहीं देती। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, crop which suppresses weeds growing under it with quick growing ability and dense foliage। उसके अलावा दोस्तों crop planted as second crop after first reaches reproductive stage, इसको हम रिले क्रॉपिंग कहते हैं। crop which conserve soil moisture, ये मल्चिंग क्रॉप का एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद है crop which prevent soil erosion, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इरोजन प्रिवेंटिंग क्रॉप कहते हैं दोस्तों। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं दोस्तों, जो सोइल साइंस आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर सोइल मॉइस्चर? ओके, सोइल मॉइस्चर दोस्तों इसका आंसर तो टेंशियोमीटर है, जिससे हम सोइल मॉइस्चर टेंशन नापते हैं। उसके अलावा हाइग्रोमीटर होता है, जिससे हम किसी भी लिक्विड की ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं जो वेयर हाउसेज होते हैं, ग्रीन हाउसेज होते हैं, उनमें ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। देना जाता है एनीमोमीटर, जो कि विंड की स्पीड को मेजर करता है। एरोमीटर विंड की डेंसिटी को मेजर करता है। और पिक्नोमीटर जो होता है ये किसी भी सॉलिड की डेंसिटी को मेजर करने के लिए यूज होता है। जैसे कि हम सोइल की डेंसिटी को, बल्क डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी, उनको मेजर करने के लिए हम पिक्नोमीटर का यूज करते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टेंशियोमीटर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड फॉर द रिक्लेमेशन ऑफ अल्कलाइन सोइल? दोस्तों तो दो तरह की बेसिक सोइल होती है, एक अल्कलाइन सोइल होती है और एक सलाइन सोइल होती है। जो सलाइन सोइल होती है उसको रिक्लेमेशन के लिए तो हम लीचिंग करते हैं, बट जो अल्कलाइन सोइल होती है उसके लिए हम यूज करते हैं जिप्सम, लाइम। आपने सुना होगा दोस्तों, ये एसिडिक सोइल जो होती है उनके लिए यूज होता है। कैल्शियम कार्बोनेट तो लाइम का ही एक क्या बोलते हैं, एक कंपोनेंट है, तो ये भी सोइल की एसिडिटी को ठीक करने के लिए यूज होता है। उसके अलावा आयरन सल्फेट में दोस्तों आयरन होता है, जो यहाँ पर कुछ ऐसी सोइल्स होती है जिसमें आयरन की डिफिशियंसी की वजह से क्लोरोसिस होती है प्लांट्स में, तो उसको पूरा करने के लिए हम आयरन सल्फेट का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। हमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बतानी है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे ज्यादा जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो क्ले की होती है, देन सिल्ट की होती है, देन सैंड की होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों, कि कोई भी सोइल है उसके जो भी पार्टिकल्स है उनमें पोरोसिटी कितनी ज्यादा है, जितनी ज्यादा पोरोसिटी होगी उतना ही ज्यादा वो वाटर को होल्ड कर पाएगी। तो इस वजह से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्ले की पोरोसिटी सबसे हाईएस्ट होती है और वो इस वजह से ज्यादा पानी को
अपने पास होल्ड कर पाती है। दैट्स वाई इसका आंसर जो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्ले देन सेल देन सैंड। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा आंसर क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। विच ऑफ वन इज नॉट सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री 3 टाइप के रॉक्स होती है दोस्तों, इग्नियस रॉक, देन सेडिमेंट्री रॉक्स, देन मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक जो मैग्मा से बनती है दोस्तों, और सेडिमेंट्री रॉक होती है उनको हम स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी बोलते हैं, जिसमें हम फॉसिल्स पाए जाते हैं। और ये एक्वियस रॉक होती है दोस्तों, ये वाटर के मूवमेंट के थ्रू बनती है। इग्नियस रॉक का जब वाटर के थ्रू मूवमेंट होता है तो जो रॉक्स बनती है उनको हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। इसमें मतलब कॉम्पेक्शन, सीमेंटेशन, SiO2, Fe2O3 या लाइम से इनसे होता है और सेडिमेंट्री रॉक बनती है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों मेटामॉर्फिक रॉक को, तो ये इग्नियस या जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है उनमें कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, लाइक हाइड्रोमेटामॉर्फिज्म की वजह से, थर्मोमेटामॉर्फिज्म की वजह से, या डायनेमो या प्रेशर की वजह से डायनेमो मेटामॉर्फिज्म से, तो जो रॉक्स बनती है उनको मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। फिलहाल अपन से यहाँ पूछा है कि इनमें से सेडिमेंट्री रॉक कौन सी नहीं है, तो दोस्तों वो ग्रेनाइट नहीं है। ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक होती है। उसके अलावा हम देखिए ग्नीस और शेल। दोस्तों ग्नीस जो होती है वो तो एक मेटामॉर्फिक रॉक होती है, देना जाते हैं शेल पे, वो आपकी हो जाती है एक सेडिमेंट्री कॉन्ग्लोमरेट हो जाती है सेडिमेंट्री, और लाइमस्टोन दोस्तों ये भी हो जाती है हमारी सेडिमेंट्री रॉक। इसका हीट के ही मतलब जब इसमें क्या कहते हैं अपना थर्मोमेटामॉर्फिज्म होता है, उससे क्या बनती है, मार्बल बनती है, जो कि एक मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, जो कि इग्नियस रॉक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। अब आ जाती है दोस्तों हॉर्टिकल्चर पंजेंसी इन ऑनियन इज ड्यू टू। ऑनियन में पंजेंसी पूछा है दोस्तों। पंजेंसी वगैरह के जो केमिकल कंपाउंड्स है उनको आप अच्छे से याद करिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस जनरली बन जाते हैं फॉर्म में। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। इसकी वजह से अनियन में पंजेंसी आती है। उसके अलावा गार्लिक में पंजेंसी किसकी वजह से होती है, जो भी क्रूसीफर्स होते हैं जैसे कि मस्टर्ड हो गया, कैबेज हो गया, उनके अंदर इसकी वजह से पंजेंसी होती है। बनाना, एक पका हुआ बनाना में किस केमिकल की वजह से स्मेल आती है। एक बहुत ज़्यादा ओवर राइप्ड बनाना रहता है, उसमें कौन सा केमिकल रहता है, ये सब आप पढ़ना दोस्तों, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। व्हाट इज द फ्रूट टाइप ऑफ पाइनएप्पल। दोस्तों पाइनएप्पल का जो फ्रूट टाइप है वो है सोरोसिस। बाकी बलूश का जो है वो पोमग्रेनेट का होता है। ड्रूप आपने पढ़ा होगा दोस्तों, ये मैंगो इनका होता है। बेरी बनाना का होता है, और ये होता है पपाया का, ग्रेप्स का, गुआवा का, इनका जो होता है वो बेरी होता है। पोम आपने सुना होगा दोस्तों, ये एप्पल, ईयर, पीच, प्लम उनका होता है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सोरोसिस, एक टाइप का कंपाउंड फ्रूट है। फिर नंबर 11 पे चलते हैं। रोज फ्रूट टाइप इज नोन एज। रोज के फ्रूट टाइप को दोस्तों हिप बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। साइकोनस, ड्रूप, बेरी, ये भी अलग अलग टाइप के फ्रूट टाइप्स होते हैं, इनको भी आप देख लीजिएगा दोस्तों कि ये किसकी वजह से क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। BER ब्लॉसम रोट इज इन कौन सी क्रॉप में होता है और किसकी डिफिशियंसी की वजह से होता है दोस्तों, तो ये होता है टोमेटो में, और होता है कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से। ज्यादातर जो क्रॉप्स होती है उसमें ब्लॉसम इन रोट कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से ही होता है, तो आपको ये याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर टोमेटो और कैल्शियम की डिफिशियंसी। नंबर 13 पे चलते हैं। हमसे पूछा है व्हाट इज द ICMR रिकमेंडेशन ऑफ वेजिटेबल ग्राम पर डे। आंसर हो जाएगा दोस्तों 300 ग्राम। शायद अभी इसको बढ़ा करके 400 ग्राम कर दिया गया है, और इसके अलावा 400 ग्राम में वेजिटेबल्स खाने हैं और 200 ग्राम फ्रूट खाने, तो टोटल जो ICMR रिकमेंडेशन हो जाती है वो 500 ग्राम से जाती है दोस्तों। आप इसको एक बार रीचेक जरूर करिएगा। आई एम बिट कन्फ्यूज्ड इन 400 ग्राम और 500 ग्राम, और मैं कमेंट में आपको बता दूंगा इसका जो राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। डिसऑर्डर इन पोमग्रेनेट वेयर एरियल डिसइंटीग्रेट इंटरनली विदाउट एक्सटर्नल सिम्पटम्स, हम बोलते हैं इंटरनल ब्रेकडाउन दोस्तों, इंटरनल ब्रेकडाउन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो फ्रूट रहता है उसके अंदर का जो पोर्शन है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, इसके लिए हम उसको इंटरनल ब्रेकडाउन बोल देते हैं। गमोसिस दोस्तों सिट्रस में होती है, बैक्टीरिया की वजह से उसके जो भी छाल होती है, स्टेम होता है, उसमें से गम लाइक कुछ मटेरियल बाहर आने लग जाता है। फ्रूट क्रैकिंग आपने सुना होगा, ये बोरोन की कमी से होता है। इसमें फ्रूट जो है वो फटने लग जाते हैं। ग्रेन्युलेशन दोस्तों होता है, मैंगो में होता है ग्रेनुलेशन, ग्रेप्स में होता है जिसमें ग्रेन्यूल्स बनने लग जाते हैं फ्रूट्स के अंदर। उसके अलावा अनइवन राइपनिंग दोस्तों, जब फ्रूट जो है पूरी तरीके से पकता नहीं है तो उसको हम अनइवन राइपनिंग बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का फिलहाल हमारा आंसर हो जाएगा इंटरनल ब्रेकडाउन, नंबर सी। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। एक्टोपार्चुरेट, मैंने पिछले जो सेशन था दोस्तों उसमें भी बताया था कि इस टाइप की टर्मिनोलॉजी से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन बनने का, तो आपको ये जो टर्मिनोलॉजीज है उनको बहुत अच्छे से कवर करना है। फिलहाल हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा
सो में जो पार्चुरेशन की जो प्रक्रिया होती है, पार्चुरेशन इन द सेंस दोस्तों कि लाइक प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फेरोइंग इन सो। लिम्बिंग हम दोस्तों शिप में बोलते हैं, किलिंग हम गोट में बोलते हैं, कवरिंग हम बोलते हैं हॉर्स में, मेटिंग की प्रोसेस को स्पेइंग जो जिसमें हम स्पे बनाते हैं या फर्टिलाइज्ड अनफर्टिलाइज्ड फीमेल बनाते हैं, फर्टिलाइज्ड फीमेल बनाते हैं उनके ओवरीज वगैरह को निकाल कर, तो उसको हम स्पेइंग बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। जूनोसिस क्या है? जूनोसिस दोस्तों जब क्या कह सकते हैं अपन की जब एनिमल से ह्यूमन में कोई डिसीज ट्रांसफर होती है, जैसे कि एंथ्रेक्स होती है, उसको हम बोलते हैं जूनोसिस, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। बफेलो हैविंग सिकल शेप्ड हॉर्न्स ग्रेइश ब्राउन टू ब्लैक कलर इज। सिकल शेप्ड हॉर्न दोस्तों मुर्रा के नहीं होते हैं, ये आंसर गलत दिया हुआ है। जो सिकल शेप्ड होते हैं वो सुरती के होते हैं। मुर्रा होती है आपकी जेड ब्लैक कलर की बॉडी, मेहसाना होती है लॉन्गेस्ट लैक्टेशन पीरियड, जाफराबादी होती है मिनी एलिफेंट, भदावरी दोस्तों आपको पता होगा भदावरी में होता है हाईएस्ट फैट परसेंटेज इसके मिल्क में। अगले में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। केज सिस्टम इन पोल्ट्री विथ 14 into 16 इंचेस साइज रिफर्स टू बैटरी केज सिस्टम। बैटरी केज सिस्टम में दोस्तों ये साइज होती है, आप इस साइज को याद कर लिए। फ्री रेंज सिस्टम जिसमें एरिया ज़्यादा लगता है लेकिन हम जो पोल्ट्री बर्ड्स रहती है वो कम यूज़ करते हैं। सेमी इंटेंसिव इन द सेंस दोस्तों इसमें थोड़ा और एरिया कम रहता है और बर्ड्स की संख्या हम थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। बैटरी केज, डीप लिटर, फोल्डिंग केज, ये दोस्तों इंटेंसिव टाइप का हाउसिंग सिस्टम होता है। डीप लिटर नहीं होता। डीप लिटर में तो हम जो भी हाउस रहता है उसमें जो क्या बोलते हैं एग्रोनॉमिक वेस्ट होते हैं उसको नीचे बिछा देते हैं ताकि पोल्ट्री जो है उसी में से अपना फूड खा पाए और उसी में फिर वो एक्सक्रीट अपना जो है वो एक्सक्रीट कर देते हैं ताकि एक अच्छा क्या कह सकते हैं अपन खाद तैयार हो जाए सोइल में मिलाने के लिए, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। बफेलो मिल्क इज वाइटर देन काउ मिल्क बिकॉज, आपको पता होगा दोस्तों पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि जो बफेलो होता है उसका वाइट मिल्क होता है वो केसीन की वजह से होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा इसके अंदर हो जाएगा अब्सेंस ऑफ केरोटीन। तो केरोटीन जो होता है विटामिन ए वो येलो कलर देता है और केसीन जो है व्हाइट कलर देता है। नंबर 20 पे चलते हैं। रिकेट्स इन चिल्ड्रन, ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स एंड मिल्क फीवर आर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम की कमी से होता है दोस्तों। चिल्ड्रन में रिकेट्स हो जाता है, मतलब तो क्या बोलते हैं अपन जो बॉडी की बोन्स होती है वो बहुत वीक हो जाती है। उसी को हम एडल्ट्स में अगर बोलें तो मतलब बच्चों में तो हम उसको रिकेट्स बोलते हैं और एडल्ट्स में उसी को ऑस्टियोमलेशिया बोल देते हैं। और वहीं अपन एनिमल्स में जो डिसीज होती है कैल्शियम की कमी से उसको अपन मिल्क फीवर बोल देते हैं। तो दोस्तों इसमें एक्चुअली ये फीवर है पर इसमें बॉडी का टेम्परेचर कम होता है बढ़ने के बजाय, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 प्लांट पैथोलॉजी से हमारा क्वेश्चन आ जाता है। लेड ब्लाइट इज द डिसीज ऑफ, लेड ब्लाइट दोस्तों पोटैटो की डिसीज है, फाइटोप्थोरा से होती है। उसके अलावा इसमें अर्ली ब्लाइट भी होता है, अल्टरमीडिया की वजह से होता है। टोमेटो में भी दोस्तों ये सेम डिसीज देखने को मिलती है। ब्रिंजल की एक इंपॉर्टेंट डिसीज है फोमोप्सिस ब्लाइट, आप उसको याद रखिए। ओके दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 वीड साइंस से हमारा क्वेश्चन आ जाता है। पेंडिमेथिलिन क्या है? पेंडिमेथिलिन दोस्तों एक हर्बिसाइड है जो प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है। इसमें हम जब क्रॉप उगती है उससे पहले ही इसको अप्लाई कर देते हैं ताकि ये वीड्स को सप्रेस करे, वीड्स को उगने ही ना दे। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं है, बाकी इसका आंसर जो होगा यही होगा। पेंडिमेथिलिन इज ए प्री इमरजेंस हर्बिसाइड। फंगिसाइड जो फंगस को खत्म करे, वीडिसाइड वीड्स के अगेंस्ट यूज होती है, इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट्स के अगेंस्ट, रोडेंटिसाइड चूहों को मारने के लिए, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दोस्तों ये तो आपने सुना ही होगा, इन जिब्रेलिक एसिड साइटोकाइनिन उनको। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। 2,4-D इज यूज्ड एज हार्मोन एंड आल्सो एज, 2,4-D को हम एज ए हार्मोन भी यूज करते हैं पर इसका जब 20 ppm से ज्यादा हम क्वांटिटी को यूज करते हैं तो एक सिलेक्टिव हर्बिसाइड या हर्बिसाइड को हम विडिसाइड भी कह सकते हैं, इस टाइप से यूज जाते हैं। बाकी अपन ने पढ़ ही लिया है। एगेरिसाइड होती है ये माइट्स को मारने के लिए यूज होती है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन है दोस्तों। मंडीज इज ए टाइप ऑफ, मंडीज दोस्तों एक प्राइमरी मार्केट में आता है, लोकल मार्केट में नहीं आता है, कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन नंबर 24 पे दोस्तों मंडीज इज ए टाइप ऑफ मार्केट। मंडीज दोस्तों जो एपीएमसी होती है जहाँ पे फार्मर अपने प्रोड्यूस को सेल करने जाता है तो उनको ही हम मंडीज कहते हैं और वो प्राइमरी मार्केट का एक एग्जांपल है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्राइमरी। उसके अलावा सेकेंडरी मार्केट जो रेगुलर मार्केट्स होते हैं, देन आते हैं टर्शरी मार्केट जो टर्मिनल मार्केट्स होते हैं जो कह सकते हैं मेट्रो सिटीज में होते हैं, देन लोकल मार्केट्स जो गांव देहात में होते हैं, फेयर होते हैं दोस्तों जो ओकेजनली मेले लगते हैं जहाँ आप घूमने जाते हैं कभी कभार ओकेजनली होते हैं तो इनको अपन बोलते हैं फेयर। तो अपने जो क्वेश्चन है जो अपन से पूछा है मंडीज किस टाइप का मार्केट है तो प्राइमरी मार्केट है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। एंटोमोलॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों। डिस्कवरी ऑफ मोज़ेक इन 1886 बाय मेयर।
तो जो इसको हम पैथोलॉजी के अंदर भी पढ़ते हैं, जब हम वायरस के बारे में पढ़ते हैं कि जो सबसे पहली आइडेंटिफाइबल वायरल डिसीज थी वो टोबैको मोज़ेक वायरस ही थी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देन आपके क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं दोस्तों। बोर्डेक्स मिक्सचर बोर्डेक्स मिक्सचर किस टाइप का एक फंजीसाइड है? ये एक टाइप का फंजीसाइड है जो कॉपर कंटेनिंग होते हैं। कॉपर कंटेनिंग कुछ फंजीसाइड के बारे में आपको बताऊं तो जो सबसे पहला आपका होता है वो है जो कॉपर सल्फेट जो प्रीवोस्ट ने दिया था। देन आपका आ जाता है बोर्डेक्स मिक्सचर जो पीएमए मिलार्डेट ने डाउनी मिल्ड्यू के अगेंस्ट दिया था। देन आपका बरगंडी मिक्सचर आ जाता है जो मेसन ने दिया था। उसमें हम कॉपर सल्फेट और लाइम की जगह हम सोडियम कार्बोनेट का यूज़ करते हैं। बोर्डेक्स मिक्सचर में हम कॉपर सल्फेट, लाइम और वाटर यूज़ करते हैं। बरगंडी मिक्सचर में हम कॉपर सल्फेट और लाइम की जगह हम सोडियम कार्बोनेट का यूज़ करते हैं, वाटर होता है। उसके अलावा दोस्तों तीसरा आ जाता है आपका चौबतिया पेस्ट जो आरके सिंह ने दिया था। उसके अंदर तो हम रेड लीड यूज़ करते हैं। कॉपर कंटेनिंग कंपाउंड के साथ अपन रेड लीड यूज़ करते हैं। कुछ ऑयल वगैरह आते हैं वो यूज़ करते हैं, तो वो भी कॉपर कंटेनिंग होते हैं। पर बाकी फिलहाल हमारे क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा बोर्डेक्स मिक्सचर एक टाइप का कॉपर फंजीसाइड ही है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। पियर्सिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट्स आर फाउंड इन विच ऑर्डर? दोस्तों पियर्सिंग और सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स वो हेमिप्टेरा ऑर्डर के अंदर देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देन आइसोप्टेरा में दोस्तों ये तो इसके अंदर आती है, जैसे टर्माइट्स आती है जो वीट का स्पेसिफिक पेस्ट होता है। तो आपने देखा होगा कभी कि जो टर्माइट होती है वो तो रूट को पूरी खा जाती है, तो उनमें कटिंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं। देन लेपिडोप्टेरा में आपने बटरफ्लाइज के बारे में सुना होगा जिसमें सिफोनिंग टाइप के माउथ पार्ट होते हैं। देन आपका ऑर्थोप्टेरा होता है, उसमें भी आपके कटिंग टाइप के माउथ पार्ट होते हैं, कटिंग एंड शेविंग टाइप। जैसे आपने व्हाइट ग्रब सुना होगा, रूट को खा जाता है। उसके अलावा ज़ीरोप्टेरा में भी आपका क्या कहते हैं कटिंग और शेविंग टाइप का माउथ पार्ट होता है। बाकी पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप का माउथ पार्ट होता है वो हेमिप्टेरा में ही होता है। उसके अलावा दोस्तों एक आप कमेंट में बताना कि रेस्पिंग टाइप के माउथ पार्ट्स किस इंसेक्ट में देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। बीटल विथ हॉर्न लाइक प्रोजेक्शंस अटैकिंग टर्मिनल पोर्शन। ऐसे बीटल जिनके हॉर्न लाइक प्रोजेक्शन होता है, मतलब उनके मुंह पे एक सिंग टाइप का प्रोजेक्शन एक ऑर्गन होता है, तो उस टाइप का जो इंसेक्ट के बारे में पूछा है वो राइनासोरस बीटल है। उसके अलावा ब्लैक हेडेड कैटरपिलर दोस्तों ये तो कोकोनट में लगता है, रेड पाम वीविली रेड पाम में लगता है। ये कॉकचेफर बीटल ये रूट को भी खाता है और शूट को भी खाता है। बाकी फिलहाल हमारे क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा राइनासोरस बीटल। ठीक है, देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। सेरिकल्चर से ये क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिल्क प्रोटीन। तो सिल्क का जो प्रोटीन होता है दोस्तों वो सेरिसिन होता है। फिब्रोइन भी प्रोटीन होता है जो सिल्क के अंदर ही देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देन आता है केराटिन जो हेयर का प्रोटीन, ओराइजिन राइस का प्रोटीन बोलते हैं हम। एल्बुमिन एग के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको बोलते हैं। देन जीन तो मेज का प्रोटीन होता है दोस्तों। ग्लोबुलिन किसका प्रोटीन होता है आप ये बताइए मुझे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 30 एंथेरिया माइलिटाइस। ये दोस्तों सेरिकल्चर से ही क्वेश्चन है। एंथेरिया माइलिटा मतलब ये पूछा है किसको उसका साइंटिफिक नेम है। तो एंथेरिया माइलिटा दोस्तों ये ट्रॉपिकल टसार सिल्कवर्म का है। देन आपके ऑप्शन नंबर ए बी ट्रॉपिकल मूंगा है, टेम्परेट मूंगा ये तो जिसमें इंडिया की मोनोपोली है, असम में होता है दोस्तों। तो ये आपका हो जाता है एंथेरिया असामिया। देन एरी सिल्क जो रिसिनिस कम्युनिस अरंडी पे जो सिल्क हम प्रोड्यूस करते हैं उसको हम एरी सिल्क कहते हैं। मलबेरी सिल्कवर्म जो मोस्ट फेमस है, बोम्बिक्स मोराई जिसे हम कहते हैं। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा आंसर हो जाएगा ट्रॉपिकल टसार सिल्कवर्म एंथेरिया माइलिटा। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। अनवाइंडिंग ऑफ सिल्क ककूनिस, मतलब जब सिल्क जब हम सेरिकल्चर जब हम करते हैं तो वो ककून बना लेते हैं सिल्क, मतलब उसके अंदर वाइंडिंग करके वो ककून बना लेते हैं। फिर जब हम उसमें से वो धागे को बाहर निकालते हैं, अनवाइंडिंग करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रीलिंग कहते हैं। वीविंग क्या होता है दोस्तों, जब हम धागा में मिल जाता है जिस फिर हम उससे कपड़े बुनते हैं तो उसको हम वीविंग कहते हैं। गिनिंग और डीलिंटिंग आपने कॉटन में सुना होगा। गिनिंग क्या होता है कि जब कॉटन की बोल से हम रेशे को अलग करते हैं तो वो गिनिंग होता है। डीलिंटिंग जो सब बाद में सीड बच जाता है उस पे जो माइन्यूट से फाइबर रहते हैं दोस्तों उनको हम एसिड के थ्रू अलग करते हैं ताकि बीज जो हमारा वो सोविंग लाइक हो सके, तो उसको हम डीलिंटिंग कह देते हैं। देन रेटिंग जूट में होता है दोस्तों, फाइबर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम जो जूट रहता है उसको हम सड़ाते हैं, उसको हम रेटिंग कहते हैं। जरा आते हैं जेनेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 32 द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन पैरेलल एंड नॉन पैरेलल स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। दोस्तों तो जो पैरेलल और नॉन पैरेलल आपने सुना होगा कि जो डीएनए है उसके अंदर दो टाइप तो स्ट्रैंड चलती है, एक पैरेलल और एक नॉन पैरेलल, मतलब उस टाइप से जिगजैग घूमती फिरती चलती है ना। तो उनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। उसके अलावा भी कुछ बॉन्ड्स होते हैं जैसे कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स में होता है। देन आयोनिक बॉन्ड जो जैसे कि NaCl एक आयन, सोडियम भी एक आयन है और Cl भी एक आयन है, उन दोनों का जब बॉन्ड बनेगा तो उस बॉन्ड को अपन आयोनिक बॉन्ड कहेंगे। दो मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको अपन मेटेलिक बॉन्ड कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड।
देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। केमिकल यूज्ड इन पॉलीप्लोइडी ब्रीडिंग। पॉलीप्लोइडी दोस्तों क्या होता है, जब हम हेप्लॉइड प्लांट बनाते हैं तो हेप्लॉइड प्लांट्स तो सही से ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो जब हम उन हेप्लॉइड को डिप्लॉइड में कन्वर्ट करते हैं, मतलब उनकी प्लोइडी को बढ़ाते हैं, पॉलीप्लोइडी करते हैं, तो वहां पे हम जो केमिकल यूज करते हैं वो कोल्चिसिन होता है। कोल्चिसिन क्या करता है कि स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन ही नहीं होने देता। मतलब क्या होता है, जब सेल डिवीजन होता है तो जब क्या बोलते हैं अपन, डीएनए जो जब दो फ्रेगमेंट से टूटता है तो वहां पे स्पिंडल फाइबर उनको खींचते हैं। तो कोल्चिसिन अगर हम केमिकल यूज कर रहे हैं तो वो स्पिंडल फाइबर बनने नहीं देता है। मतलब जो आपका डीएनए डबल सिस्टर क्रोमेटिड के साथ बनेगा वो वैसा का वैसा ही रह जाएगा। तो मतलब वो एन से 2n हो जाएगा, तो हमारा प्लांट जो है वो हेप्लॉइड से डिप्लॉइड हो जाएगा, तो उसे हम अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। उसके अलावा Na, AA और IA नैप्थेलिक एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, ये ऑक्सिन्स होते हैं जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं। जिबरेलिन जो सेल के क्या कहते हैं सीड जर्मिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसका। देन आता है साइटोकाइनिन जो सेल के डिवीजन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसका। देन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 पे। प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन बिटवीन प्लांट्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। तो प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन बिटवीन प्लांट्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन दोस्तों इसको हम सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। उसके अलावा जो ऑप्शन से अपन समझते हैं, इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जब हम दो घेरा के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं। इंटर स्पेसिफिक क्या होता है, जब हम दो स्पीशीज के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं। देन इंट्राजेनिक, इंट्राजेनिक मतलब एक ही जेनेरा के अंदर, एक ही जेनेरा। इंट्राजेनिक को हम इंटर स्पेसिफिक भी कह सकते हैं, मतलब ऑप्शन बी और ऑप्शन डी सेम ही हो गए। इंट्रा स्पेसिफिक मतलब इस दो एक ही इंफ्रा मतलब छोटा थोड़ा पोर्शन हो गया ना, तो स्पेसिफिक स्पीशीज के अंदर ही मतलब दो वेराइटीज के बीच में जब आप क्रॉस कराते हैं तो उसका आप इंट्रा स्पेसिफिक बोल देते हैं। बहुत सिंपल है दोस्तों। प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन बिटवीन प्लांट्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। फिलहाल हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। मतलब हम जो सेल्स रहते हैं या दो अलग अलग स्पीशीज रहते हैं उनके प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन करवाते हैं, ना कि उसके न्यूक्लियस का। ठीक है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 35। इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस ऑफ F1 हाइब्रिड ओवर पेरेंट इज कॉल्ड। मतलब जब हम हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं तो जब दो पेरेंट्स का क्रॉस होता है उससे F1 बनता है, तो वो अपने जो पेरेंट्स रहते हैं उन दोनों से हर एक कैरेक्टर में, ज्यादातर कैरेक्टर्स में सुपीरियर होता है। उसको हम क्या कहते हैं, तो वो जो परफॉर्मेंस बढ़ जाती है उसको हम हेटेरोसिस कहते हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेटेरोसिस। देन डोमिनेंस पे आते हैं। तो डोमिनेंस क्या होता है, जब F1 बनता है तो जैसे अपने टोल और टोल का, जैसे टोल का क्रॉस आपने द्वार से कराए तो F1 में आपको सारे ही प्लांट्स टोल दिखेंगे, तो मतलब वहां पे द्वार पे जो है वो दब गया। और डोमिनेंस किसने दिखाया, टोल प्लांट ने दिखाया, तो इसी को हम डोमिनेंस कह देते हैं। देन इनब्रीडिंग डिप्रेशन दोस्तों किस में देखने को मिलता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स में देखने को मिलता है। जब हम क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स पे रेगुलर सेल्फिंग करवाते रहते हैं तो जो आने वाली प्रोजेनीज हैं उनका परफॉर्मेंस है वो घटता जाता है, उसको हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। देन आते हैं टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस दोस्तों। टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस ये भी प्लांट ब्रीडिंग में यूज करते हैं हम। टेस्ट क्रॉस एक टाइप का बैक क्रॉस है। आप इसको याद करने के लिए आप ऐसा याद रखिए कि बी से आप बोथ याद रखिए। मतलब बैक क्रॉस में हम F1 का क्रॉस बोथ यानी या तो पेरेंट मेल पेरेंट या फिर फीमेल पेरेंट किसी से भी करवा सकते हैं। और टेस्ट क्रॉस में हम ये बात ध्यान रखते हैं कि हमें F1 का क्रॉस जो रिसेसिव पेरेंट है उससे करवाना। 37, 38, 39। ओके दोस्तों, एक्सटेंशन से पढ़ते हैं। इन इनोवेशन रेट ऑफ एडॉप्शन इज नेगेटिवली अफेक्टेड बाय। दोस्तों कोई भी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है, जब वो किसी चीज को इनोवेट करता है फिर हम उसका एक्सटेंशन करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, और जब लोगों तक पहुंचाते हैं तो वो लोग उनको उसको अडोप्ट करते हैं जो हमारा प्रोडक्ट का टेक्नोलॉजी है। तो उस एडोप्शन में कुछ चीजें पॉजिटिवली हमें अफेक्ट करती है, कुछ फेवर करती है, नेगेटिवली हमें अफेक्ट करती है। तो वो चीज हमसे पूछिए कि कौन सी चीज हमें नेगेटिवली अफेक्ट करती है। तो जो नेगेटिवली अफेक्ट करेगी दोस्तों वो हो जाएगी कॉम्प्लेक्सिटी प्रोडक्ट की। अगर प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स होगा, लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो वो नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। देन कंपेटिबिलिटी, ट्रायलेबिलिटी। कंपेटिबिलिटी अगर कंपेटिबल है हमारा प्रोडक्ट तो हमें फेवर करेगा। देन ट्रायलेबिलिटी, हमारा प्रोडक्ट को अगर कोई फार्मर या कोई भी जो उसको अडोप्ट कर रहा है वो आसानी से उसको ट्राई कर पा रहा है तो वो भी हमें फेवर करेगी। देन ऑब्जर्वेबिलिटी, कन्फर्मेशन, ये सब चीजें हमें फेवर करेगी। बट अगर हमारा प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स होगा तो वो हमें फेवर नहीं करेगी, वो हमें नेगेटिवली अफेक्ट करेगी या उसको लोग आसानी से अडोप्ट नहीं करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कॉम्प्लेक्सिटी। क्वेश्चन नंबर 40 पे आता है दोस्तों। एनामॉक्स इज वन ऑफ द स्टेप्स ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन, हाइड्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल या फॉस्फोरस साइकिल। दोस्तों ये सारी साइकिल्स आपको एक ओवरव्यू तो इनका जरूर लेके जाना ही है। फिलहाल जो एनामॉक्स है वो नाइट्रोजन साइकिल से रिलेटेड होता है। एनामॉक्स को आप जैसे अमोनिया की टाइप से याद रख सकते हैं, अमोनिया के अंदर भी नाइट्रोजन ही होता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर जो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर है, नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है दोस्तों, जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया के फॉर्म में प्लांट फिक्स कर लेते हैं तो उसे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। देन आते हैं फिशरीज से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। द प्रिंसिपल ऑफ द टेक्निक
is generation of nitrogen cycle by maintaining a higher CN ratio through stimulating heterotrophic microbial growth which assimilates nitrogenous waste as feed. ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा बायोफ्लोक फिश फार्मिंग। इसमें क्या करते हैं हम कि जो भी हमारा पॉन्ड या टैंक है जिसमें हम फिश फार्मिंग कर रहे हैं उसमें हम कुछ बैक्टीरिया को ऐड कर देते हैं जिससे सीएन रेशो थोड़ा खुल जाता है। मतलब क्या, फिशेज उस बैक्टीरिया को खाएगी और फिश का एक्सक्रीटा को बैक्टीरिया खाएगा। जब बैक्टीरिया से फिश का एक्सक्रीटा को बैक्टीरिया खाएगा तो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा, फिर वो साइज में बड़ा होगा, देन उसको फिश खा लेगी। तो ये एक साइकिल बन जाती है, फिश बैक्टीरिया को खाएगी और बैक्टीरिया फिश को खाएगा, तो वो चलता है। तो उसको अपन क्या कहते हैं, बायोफ्लोक फिश फार्मिंग कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स दोस्तों आपने सुना होगा कि हाइड्रोपोनिक्स, जियोपोनिक्स, एरोपोनिक्स। मतलब हाइड्रोपोनिक्स जब हम पानी में किसी चीज की खेती कर रहे हैं या फिश फार्मिंग कर रहे हैं तो उसको हाइड्रोपोनिक्स कहेंगे। और जियोपोनिक्स जैसे अर्थ पे करते हैं, एरोपोनिक्स हम हवा में प्लांट्स उगाते हैं तो उनको हाइड्रोपोनिक्स। ऐसे ही पानी के अंदर प्लांट्स का कल्टीवेशन को हाइड्रोपोनिक्स बोल देंगे। कंपोजिट फिश फार्मिंग क्या होता है दोस्तों, जब हम अलग अलग टाइप की जो फिशेज रहती है जैसे इंडियन मेजर कार्प और चाइनीज मेजर कार्प, उनको अपन कंबाइन कर दे। जैसे मैं सिल्वर कार्प के साथ कटला का फार्मिंग करने लग जाऊं तो वो कंपोजिट फिश फार्मिंग हो गया। देन आता है आपका इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग। इसमें हम अलग अलग जो क्या बोलते हैं, अलग अलग फील्ड्स को हम कंबाइन करते हैं। जैसे हम क्रॉप प्रोडक्शन के साथ एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री के साथ फिश फार्मिंग कर रहे हैं, तो वो इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 का फिलहाल हमारा आंसर हो जाएगा बायोफ्लोक फिश फार्मिंग। देना जाता है फॉरेस्ट्री से क्वेश्चन, इन विच सिस्टम एग्रीकल्चर, क्रॉप, ट्रीज एंड पास्चर आर ग्रोन टुगेदर। दोस्तों तो अब हम यहाँ पे केसेस को सोल्व करेंगे। आपको लिखना क्या है, प्राइमरी हमें एग्रीकल्चर दिया हुआ है तो एग्रीज तो हमें ऑप्शन ए, बी और डी में दिख रहा है, तो ए बी डी में से कोई सा ऑप्शन होगा। देन आता है आपका ट्रीज मतलब सिल्वी इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है, तो ए और बी में से इसमें सिल्वी दिख नहीं रहा है। देन आता है पास्चर, तो पास्टोरल, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एग्री सिल्वी पास्टोरल टाइप का सिस्टम हो जाएगा। पास्टोरल मतलब जो हम एनिमल्स के लिए चारागाह होते हैं ना, चारागाह जहाँ पे गाय वैसे चरती हैं, वो पास्टोरल सिस्टम हो जाएगा। सिल्वीकल्चर ट्रीज का और एग्रीकल्चर, उसमें प्राइमरी जो आगे लिखा होता है वो प्राइमरी कंपोनेंट होता है, जैसे इसमें एग्रीकल्चर प्राइमरी कंपोनेंट। मतलब क्रॉप्स पे हम ज्यादा ध्यान देंगे, बाकी सिल्वीकल्चर और पास्टोरल सेकेंडरी चीज है। स्कीम से क्वेश्चन, करंट एग्रीकल्चर से क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 है, पीएम किसान इज ए सेंट्रल सेक्टर scheme with 100% funding from the government of India. Under the scheme, income support of 6,000 per year is provided to। हाँ दोस्तों, इसमें आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है, पीएम किसान। ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था, ये शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। फिलहाल आप तो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए ना। पीएम किसान है, इसमें जो 100% सेंट्रल सेक्टर है, इसमें 2-2 हज़ार की 3 किस्तों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी फार्मर्स के अकाउंट में पैसे भेजते हैं ताकि उनको फाइनेंशियली सिक्योरिटी दी जा सके। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीएम किसान। उसके अलावा पीएम फसल बीमा योजना होती है दोस्तों, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2007 में आया था। देन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये 2015 में आई थी। फिर प्रधानमंत्री EMNDY, ये भी कोशिश स्कीम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। व्हाट इज द प्रीमियम रेट इन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फॉर रबी क्रॉप्स, ऑयल सीड्स एंड पल्सेस। दोस्तों ये प्रीमियम रेट से क्वेश्चन आते हैं तो आप ऐसे ध्यान रखिए कि स्पेलिंग वाइज आप इसको याद रख सकते हैं। 3 टाइप के प्रीमियम फार्मर को पे करने पड़ते हैं, 1.5%, 1.5%, देन 2%, देन आता है आपका 5%। तो 1.5% दोस्तों वो रबी के लिए होता है, 2% होता है वो खरीफ क्रॉप्स के लिए होता है। उसके अलावा हॉर्टिकल्चर या कमर्शियल क्रॉप्स होती है उनके लिए 5% प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो आप इसको स्पेलिंग वाइज, रबी की स्पेलिंग सबसे छोटी तो उसके लिए सबसे छोटा प्रीमियम 1.5%, देन खरीफ की उससे बड़ी तो उसके लिए 2%, देन हॉर्टिकल्चर या कमर्शियल क्रॉप उससे भी बड़ी स्पेलिंग तो उसके लिए 5% सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। विच एजेंसी हेल्प्स इन प्राइस पॉलिसी ऑफ मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप्स फॉर गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसी कौन सी एजेंसी से जो क्रॉप्स की प्राइजेस को सेट करने के लिए, जैसे MSP सेट करने के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट बनाया है गवर्नमेंट ने, वो क्वेश्चन पूछा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो एजेंसी वो हेल्प करती है वो CACPA, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, 1965 में बना था, जो गवर्नमेंट को रिकमेंड करता है कि हमें इस क्रॉप की इतनी MSP सेट करनी है। ठीक है दोस्तों, देन नफेड आता है जो ऑयल सीड्स वगैरह का प्रोक्योरमेंट करता है। फिर FCI जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये व्हीट और राइस का प्रोक्योरमेंट करती है। एगमार्क मतलब हमें अगर एग्रीकल्चर का कोई भी प्रोडक्ट सेल करना है तो हमें एगमार्क का सर्टिफिकेट बनवाना होता है। अपेडा होता है, अपेडा ही एगमार्क के मतलब एगमार्क का से रिलेटेड है अपेडा, एग्रीकल्चर प्रोसेस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये 1986 में बना था। मतलब अगर हमें जो हमारे प्रोडक्ट है उनको इंटरनेशनली सेल करना है तो हमें अपेडा का सर्टिफिकेट बनाना। अभी 2000 जो रिसेंट पेपर गया है 2026 का, इसमें भी एक क्वेश्चन आया था कि अगर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को सेल करना चाह रहे हैं इंटरनेशनली तो हमें कौन सा
क्या बोलते हैं मार्क या कौन सा सर्टिफिकेट बनवाना होगा, तो वहाँ पे अलग अलग सर्टिफिकेट के नाम दिए थे, या शायद लोग कंफ्यूज हुए होंगे, पर उसका जो आंसर था वो अपेडा सर्टिफिकेट था। अपेडा भी एक सर्टिफिकेट देता है दोस्तों। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, CACP। पैथोलॉजी आते हैं दोस्तों। सिम्टम्स ऑफ पाउडरी मिल्ड्यू इन पी आर फर्स्ट सीन ऑन विच पार्ट ऑफ द प्लांट। आप पढ़ते भी होंगे जब सिम्टम्स को किसी मतलब पाउडरी मिल्ड्यू के, तो आप सबसे पहले ये पढ़ते होंगे कि लीव्स पे देखने को मिलते हैं हमें पाउडर जैसा कुछ कंपाउंड देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। अ प्रोसेस इन विच लार्ज फैट ग्लोबुल्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स इज नोन एज। दोस्तों क्या होता है, जब जैसे आपने घर पे देखा होगा, आपकी मम्मी दूध गर्म करती है, उसको हम रख देते हैं, तो जो ऊपर तली आ जाती है उसी को हम फेट कहते हैं। तो वो तली ना आए, मतलब जो हम दूध का प्रोसेसिंग कर रहे हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में, तो वो तली ना आए, उसके लिए हम कौन सा प्रोसेसिंग मेथड फॉलो करते हैं। हमसे ये क्वेश्चन पूछा है कि उन फेट ग्लोब्यूल्स को हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करना, तो उसको हम क्या कहते हैं, होमोजेनाइजेशन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके अलावा पास्चुराइजेशन, स्टरलाइजेशन आपने पढ़ा होगा कि जब हम बैक्टीरिया को इनएक्टिव करते हैं, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर अपन रखते हैं, तो उसको पास्चुराइजेशन बोलते हैं। मिल्क प्रोसेसिंग में ये आती है टेक्निक्स। उसके अलावा स्टरलाइजेशन होता है जब हम 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रखते हैं, इसमें पूरे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। पास्चुराइजेशन में आप जैसे LTHT पढ़ते हैं, लो टेम्परेचर हाई टाइम, शॉर्ट टेम्परेचर हाई टाइम, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर वो पढ़ते हैं। जैसे 135 से 142 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में 2 सेकंड 5 सेकंड तक रखना है, तो वो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। ये सारे पास्चुराइजेशन के मेथड है। देन आते हैं, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग RM टेस्ट इज यूज्ड। RM फॉर रिचर मेसल वैल्यू। और रिचर मेसल वैल्यू ये दोस्तों घी के लिए होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके अलावा भी बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, जैसे पोलेंस के नंबर होता है घी के लिए, 12 से 28 होता है शायद। इस टाइप के अलग अलग जो वैल्यूज हैं आपको वो भी पढ़नी है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। एज पर FSSI स्टैंडर्ड्स SNF इन काउ मिल्क। मिल्क को हम ऐसे मतलब दो टाइप से डिफाइन करते हैं, एक फेट हो गया और एक सॉलिड नॉट फेट हो गया। मतलब फेट अलग कर दो और सॉलिड नॉट फेट अलग कर दो। तो हमसे SNF पूछा है, तो जो काउ मिल्क होता है उसमें फेट होता है 3.5 और सॉलिड नॉट फेट होता है 8.5। तो हमारा आंसर हो जाएगा 8.5। जैसे बफेलो का मिल्क होता है, उसमें हम 9 और 5 पढ़ते हैं। 9 होता है हमारा सॉलिड नॉट फेट और 5 होता है हमारा फेट। इस टाइप से आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। देन स्वाइन हस्बेंड्री से क्वेश्चन आया, एम्पलीफायर होस्ट ऑफ जापानीज इंसेफेलिटिस इज। ये एक टाइप की डिसीज है दोस्तों, मतलब ये एम्पलीफायर होस्ट पूछ रहा है कि ये जापानीज इंसेफेलिटिस ये डिसीज है, इसका होस्ट कौन है, किस एनिमल को ये डिसीज होती है। तो ये दोस्तों ये पिग में होती है, और इसको मतलब फैलाता कौन है, तो इसको मस्क्यूटो फैलाता है दोस्तों। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देन आते हैं टेलर से क्वेश्चन। मोल्ड बोर्ड इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर। मोल्ड बोर्ड आपने पढ़ा होगा, मोल्ड बोर्ड प्लो, तो ये प्लाविंग के लिए यूज होता है। उसके अलावा दोस्तों वीडिंग के लिए वीडर आता है, सोविंग के लिए सीड ड्रिल आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशन के लिए आप कुदाल खुरपी वगैरह वो आते हैं। देन इरिगेशन तो पूरा टॉपिक ही अलग हो गया। ठीक है दोस्तों, और ये मोल्ड बोर्ड जो है ये प्राइमरी टिलेज का एक इम्प्लीमेंट है। देन सेकेंडरी टिलेज भी एक होता है, इसको भी आप पढ़ना। देन सीट टेक्स से क्वेश्चन आया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52। स्क्रैचिंग, रबिंग एंड सॉफ्टनिंग सीट कोट टू मेक इट परमिएबल फॉर वाटर इज कॉल्ड। स्क्रैचिंग करना, रब करना, या जो हमारा सीट है उसकी डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए जब हम स्क्रैचिंग या उसको तोड़ फोड़ मैकेनिकल कुछ भी चीज यूज कर रहे हैं, तो वो स्केरिफिकेशन होता है दोस्तों। देन आता है आपका स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन में हम टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर का यूज करते हैं, या फिर हम केमिकल्स का यूज करते हैं, जैसे पोटेटो की डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए हम थायोयूरिया का यूज करते हैं। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्केरिफिकेशन। देन आता है क्वेश्चन नंबर 53। प्रोजेनियो ब्रीडर सीड विच शुड मेंटेन जर्मिनेशन स्टैंडर्ड्स एंड अप्रूव्ड बाय सर्टिफिकेशन एजेंसी। तो दोस्तों ये प्रोजेनी के बारे में पूछा है हमसे क्वेश्चन। आप इसको ऐसे याद रखिए, बस आप याद रखिए NBFC। सबसे पहले सीड होता है न्यूक्लियस, देन होता है ब्रीडर, देन होता है फाउंडेशन, देन होता है सर्टिफाइड। तो हमें यही एक मतलब क्या कह सकते हैं ऑर्डर अपन को याद रखना है। NBFC न्यूक्लियस, ब्रीडर, फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड। तो हमें प्रोजेनी पूछी है ब्रीडर सीड की, तो NBF मतलब ब्रीडर की प्रोजेनी हो जाएगी फाउंडेशन सीड। ठीक है दोस्तों, इनका टेक कलर वगैरह ये मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप उसको भी देख सकते हैं, जिसमें हमने 2020 का पेपर सोल्व करा था। क्वेश्चन नंबर 54 पे है दोस्तों। रिमूविंग ऑफ टाइप प्लांट ऑफ सम स्पीशीज, सेम स्पीशीज बट डिफरेंट वेराइटी अफेक्टिंग जेनेटिक प्यूरिटी स्कोर, इसको हम रोगिंग कहते हैं दोस्तों। ठीक है, मतलब ऑफ टाइप प्लांट को हटाना ही रोगिंग होता है। देन वीडिंग होता है, जो बीड्स को हटाते हैं, प्लकिंग बाहर निकाला, इरेडिकेशन किसी चीज को हमेशा के लिए दूर कर देना, इरेडिकेट कर देना, वो इरेडिकेशन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, जितने हम कलेक्ट कर पाए हमने आपको प्रोवाइड करे हैं दोस्तों। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, तो आप देखना उनको। बाकी सेशन कैसा लगा आपको, आप कमेंट जरूर करें, और नेक्स्ट सेशन में हम 2020-22 के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।